बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओओपी, इसको समझने के लिए हमें जो नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, अगर हमें वो पता हो तो ये इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये है कि जैसे जैसे आप टाइप करते रहते हैं कोड, वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, समझें आप एक शॉप ऑन करते हैं, सही है। उसमें आपके 2 या 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर 1 अंडरस्कोर उसका नेम, ये एक वेरिएबल हो गया। आपने उसका नाम सेट कर दिया, लेट से हमाद, जो कि मेरा नाम है। एम्प्लॉय नंबर 1, उसकी जो एज है वो सेट कर दी कि 27 है। एम्प्लॉय नंबर 1 जो सैलरी है लेट से 4000 है, सही है। इसी तरह अब आपने अपने सेकंड एम्प्लॉय के लिए करना था। ये तो आपके 2 एम्प्लॉयज़ थे, आपने ऊपर नीचे देखा और उसको इक्वली, लेकिन व्हाट इफ़ कि ये 2 नहीं है, आप एक कंपनी के मालिक हैं और उसमें 2 के बजाय 2000 लोग काम करते हैं। तो क्या 2000 लोग के लिए आपने ये सारा का सारा ये ऐसे टाइप करना है? तो पहली चीज़ ये होगी कि टाइपिंग बहुत ज़्यादा होगी, कोड बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंडली, मोस्ट लाइकली गलती के चांसेस हैं और गलती होगी। तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तब आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप उसे एक दफ़ा एक पैटर्न सेट कर देते हैं, एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है उसका सिर्फ नाम होगा, उसकी एज होगी, उसकी सैलरी होगी, और उसके बाद आपने बार बार वो कोड को रिपीट नहीं करना। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, राइट। तो उसका क्या तरीका होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझने का एक आसान तरीका ये है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। वी आर ह्यूमन बींग्स, मैं, मेरा दोस्त, जितने लोग हैं, हमारी भी एक क्लास है और हमारी क्लास है ह्यूमन बींग्स, राइट। हम उधर बिलोंग करते हैं, यानी हम उस क्लास में। एक डॉग है, एक कैट है, और दूसरे जो जानवर हैं वो ह्यूमन क्लास में बिलोंग नहीं करते, उनकी एक अलग क्लास है जो कि एनिमल है। ये 2 क्लासेस डिफरेंट हो गई, क्लासेस डिफरेंट हो गई, उनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो गए, सही। लेट्स से जो ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन का एक नेम है। ह्यूमन जो है वो किसी कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्पेशली ह्यूमंस के साथ होते हैं। सेम गोज टू एनिमल क्लास। एनिमल की जो उसका कलर कैसा है, उसकी ब्रीड कौन सी है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपको ये ध्यान में है कि हर ऑब्जेक्ट की एक क्लास है तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, अब हमने जो हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयर की क्लास में नहीं जाएंगे, वो कस्टमर की क्लास में नहीं जाएंगे, वो काम करते हैं एज अ एम्प्लॉई, तो वो एम्प्लॉयज़ की क्लास में जाएंगे। और उस क्लास के अंदर, जैसे ह्यूमन क्लास के अंदर करोड़ों ह्यूमन बींग्स हैं, इसी तरह एम्प्लॉयज़ की क्लास के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल करके बताया जाता है, बट ये बहुत इजी है। तो कोई भी क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है उसके ऑब्जेक्ट्स का, राइट। तो लेट्स से क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम सिंपली लिखते हैं क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉयज़, ये उसका नाम बन गया कि ये एम्प्लॉयज़ की क्लास है, जैसे कि एक ह्यूमन क्लास थी, जैसे मैंने बताया। अब ये क्लास बन गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास, पास का सिंपली मीन ये होता है कि अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा, बस क्लास बन चुकी है। तो अब अगर मैंने किसी एम्प्लॉई को इस क्लास में कर बताना है कि ये इधर बिलोंग करता है, तो सिंपली मैंने एम्प्लॉई 1 इक्वल्स टू
एम्प्लॉयज़ क्लास, और ये पेरेंथेसिस के साथ हम कर देते हैं और इसे हमने बता दिया कि ये इस क्लास का है। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करें एम्प्लॉय 1 को, सॉरी, तो ये इसमें ये शो कर रहा है कि एम्प्लॉय क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन हमारा ये काम तो नहीं था, हमने शुरू में ये बात की थी कि हमने कोड को रिपीट नहीं करना, तो वो कैसे किया जाए। तो बेसिकली होता यह है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं। ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स क्या, जैसे मैंने बताया था, उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई, उसकी सैलरी हो गई। तो ये डिफ़ाइन करने के लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं जो कि स्पेशल फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन पाइथन में डिफ़ाइन करने के लिए हम def यूज़ करते हैं। यह स्पेशल फंक्शन होता है इनिट मेथड। इसका काम सिर्फ ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनेगा एक क्लास का, लेट्स से एम्प्लॉय 1 जब ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉयज़ का, ये फंक्शन इनिट जो है, ये स्पेशल फंक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आपको इसे कॉल नहीं करनी फंक्शन को या कुछ नहीं, ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जो कुछ डालेंगे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसमें हमने कॉर्नर लगा दिया, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो कि हमने एट्रीब्यूट सेट करने थे, कि एक एम्प्लॉय की नाम है, उसकी सैलरी है, उसकी एज है। तो वो हमने वो जो पैरामीटर्स हैं वो हमने इधर डालने हैं, इसलिए कि जब भी कोई यूज़र कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो वो ये डिटेल्स लाजमी डाले, यानी उसका नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इधर सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये एग्जैक्टली सेम है इस ऑब्जेक्ट के जो हम बना रहे हैं। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हम अब बनाएंगे उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो वही होगा जो कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं वो पैरामीटर्स जो हमें चाहिए होते हैं उस क्लास के लिए। तो हमने नेम का रखा था, एक नाम हो गया, एक हो गई उसकी एज, एक हो गई उसकी सैलरी, ये 3 चीज़ें हो गई। ये 3 जो चीज़ें हैं ये वो हैं जो कि यूज़र एंटर करेगा एवरी टाइम जब उसने ये ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय क्लास से एम्प्लॉय 1। ओके, अब इस डेटा का हमने करना क्या है, क्योंकि ये फंक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो इस डेटा का कर क्या रहा है, सवाल ये है। तो हम ये इसको बताते हैं कि सेल्फ डॉट, यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट का नाम रख दिया, जैसे कि EMP नेम, ये एम्प्लॉय का नाम हो गया। क्या नाम है? इसका नाम एग्जैक्टली वही है जो कि यूज़र ने प्रोवाइड किया था इस जगह पे जब वो एम्प्लॉय क्लास बना रहा है। उसके बाद सेल्फ डॉट एज, इस वेरिएबल की एज वही है जो कि यूज़र ने दी है। सेल्फ डॉट सैलरी एग्जैक्टली वही है जो कि यूज़र ने प्रोवाइड की। ठीक है, इससे होगा क्या? अब जब मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा वो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अब इसे चाहिए होंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे जो कि यहाँ पे हमने सेट किए थे। देखें, मैं यहाँ पे कंट्रोल बी दबा के इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एरर आ गया कि 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। कौन कौन से? नेम, एज और सैलरी। तो नेम इस बार हमने इसका रख दिया हम्माद, एज इसकी 27 और सैलरी 4000। अब वो जो हमने 3-4 लाइनों का बड़ा बड़ा कोड लिखा था हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये हो गया एग्जीक्यूट, पहली चीज़। हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय नंबर 2, उसको हमने बिलोंग करवाया इस क्लास से, एम्प्लॉयज़ से, और उसकी डिटेल्स डाली, उसका नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी। इसी तरह
हम थाउजेंड्स में ये ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और हमें 4 लाइनों वाले कोड्स की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना है और उसने एग्जीक्यूट, जैसे अब हो ये रहा है कि जो मैंने हमार डाला वो इस पैरामीटर में चला गया और ये पैरामीटर जो है वो हमने इक्वल कर दिया अब इस नए वेरिएबल के साथ कि अब जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट है वो बराबर है इस नाम के जो हमने प्रोवाइड किया है। ओके, तो अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? सिंपल, अब एम्प्लॉय का जो एक ऑब्जेक्ट बन गया तो एम्प्लॉय 1, हमने उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल उसका नेम लेना है और ये हमने दबा दिया कंट्रोल पी। ये प्रिंट, ये शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। प्रिंट, ये नाम आ गया। अगर हम इधर एम्प्लॉय 2 को करें, इस तरह से हम इनके इस सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये इनिट का कि इसने खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाना है बगैर इसको कॉल किए हुए। और इससे एक और चीज़ से हम मिसाल समझ सकते हैं। लेट से हमने प्रिंट स्टेटमेंट रखी, यहाँ पे हमने कर दिया आई एम being executed automatically। सो अब होगा ये कि जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये प्रिंट स्टेटमेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट से हमने ये वाली पहले बनाई, दोनों पे तो 2 होने चाहिए। अब 2 दफ़ा ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगर आपको लगता है आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट इनिट मेथड का क्लियर हुआ तो शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक इट, subscribe it and share it. Thanks very much. I'll see you in the next video. Thank you.